जय हिंद दोस्तों। आज से हम सामान्य हिंदी की क्लास शुरू कर रहे हैं। ये क्लास आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस एसआई, यूपी लेखपाल व यूपी ट्रिपल एसएससी की अन्य परीक्षाएं, यूपी बीएड, अन्य सभी वो परीक्षाएं जिनमें भी सामान्य हिंदी पूछी जाती है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। आशा करता हूँ आपको ये क्लासेस पसंद आएंगी। अगर हमारा ये क्लास पसंद आए आपको तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की जो पहली क्लास है हिंदी सामान्य की, उसका हमारा टॉपिक है हिंदी वर्णमाला, अध्याय 1 हिंदी वर्णमाला। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं वर्ण क्या होता है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे आ, ई, व, चा, का, खा इत्यादि। कोई भी लैंग्वेज होती है तो उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। ठीक है, कोई भी भाषा हो, सबसे छोटी इकाई मतलब हिंदी में उसको वर्ण कहते हैं, अदर लैंग्वेज में अभी जो भी होगा। ठीक है, हिंदी में क्या है, हिंदी की जो भाषा है उसको बोलने या लिखने के लिए उसकी सबसे छोटी इकाई है वो क्या है? वर्ण। ठीक है, यानी कि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसकी मूल ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वो हमारे होते हैं वर्ण। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई है और खंड नहीं किए जा सकते। ठीक है, हिंदी में कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण हैं। जो टोटल वर्ण है 52 है, मुख्य है वो कम है। वर्णमाला क्या होता है? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, मतलब जब हमारा एक वर्ण होता है वो वर्ण हो गया, और उसके बाद जो उसका पूरा समूह होता है उसको वर्णमाला कहते हैं। जैसे हमारा छोटा आ से लेके छात्रा ज्ञा तक जितने भी वर्ण हैं वो सबको मिला के हमारा क्या बन जाएगा? वर्णमाला। जैसे प्रत्येक भाषा में अपनी वर्णमाला होती है। हिंदी में क्या हो गया? का, आ, का, खा, गा, घा, णा, चा, छा, जा, इस तरह से पूरा टोटल छात्रा ज्ञा तक। ऐसे अंग्रेजी में A to Z तक, यानी कि ABCD Z तक, इस तरह से हमारे क्या हो गया? वर्णमाला, यानी कि पूरा समूह हो गया वो हमारा क्या हो गया? वर्णमाला। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं वर्ण के भेद, यानी कि जो वर्ण होते हैं वो कितने प्रकार से हैं। तो वर्णों को हम हिंदी में जो वर्ण है उनको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक हो गया हमारा स्वर, दूसरा हो गया हमारा व्यंजन। इंग्लिश में हम स्वर को वॉवेल, व्यंजन को कॉन्सोनेंट। ठीक है, ये हमारे वर्ण के 2 प्रकार हो गए हिंदी में, स्वर और व्यंजन। ठीक, इसके बाद देखते हैं स्वर क्या होता है। स्वर क्या होता है? वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, यानी सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। इनके उच्चारण में कंठ तालु का उपयोग होता है, जीभ होठ का नहीं। ये अलग की बात है, इसको अभी छोड़ते हैं, पहले ये देखते हैं। यानी कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि जैसे जो वर्ण है वो भी ये एक वर्ण जो है दूसरे वर्ण से मिलके बना है। लेकिन स्वर क्या होते हैं? स्वर एक खुद में अपना वर्ण है, यानी कि उनको उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं है। उनको हम बोलेंगे तो उनकी जो भाषा, यानी कि उनकी जो आवाज़ होगी उसी आवाज़ में हम बोलेंगे। उनके साउंड में कोई दूसरा वर्ण प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, यानी कि जैसे हमने आ बोला तो आ में आ की ध्वनि है, ई में ई की ध्वनि है, ए में ए की ध्वनि है, ऊ में ऊ की ध्वनि है। ठीक है, उनकी मूल ध्वनि यानी उनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं होती, तो वो हमारे होते हैं स्वर। ठीक है, इनके उच्चारण में कंठ और तालु का उपयोग होता है, यानी कि जो हमारा कंठ होता है और तालु होता है। ठीक है, जीभ और होंठ का नहीं। जैसे हमने आ बोला आ तो हमारा कंठ, ऊ ई ए। ठीक है, तो इनमें कंठ और तालु का उपयोग होता है, केवल जीभ और होंठ का नहीं। जैसे पा बोलते हैं तो पा में हमारा होंठ उपयोग होता है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में जो स्वर हैं वो कितने हैं? 11 स्वर। ठीक है, मुख्य रूप से 11 स्वर हैं। इसके बाद
अंग और आ जोड़ देते हैं तो 13 हो जाते हैं, लेकिन जो मेन है हमारे वो 11 ही होते हैं। एग्ज़ाम में अगर 11 और 13 दोनों ऑप्शन आता है तो हम 11 को चूज़ करेंगे। अगर 11 नहीं है, 13 दिया हुआ है तो 13 चूज़ करेंगे, लेकिन जो हिंदी में स्वर माने गए हैं वो 11 ही है। कौन कौन से हैं आप जानते हैं? आ, छोटा बड़ा, ई ऊ ए ओ और रेर। ठीक है, ये हमारे 11 स्वर हो गए। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा स्वर के भेद कितने हैं। स्वर कितने भेद हैं, ये हमारा लिंक था, हम अपनी वेबसाइट से पढ़ा रहे हैं आपको, तो ये हमारा जो उसकी प्रश्नोत्तरी है उसका लिंक है, उससे मतलब नहीं है। स्वर के भेद देखते हैं हम। स्वर के 2 भेद होते हैं। ठीक है, वर्णों के कितने भेद थे? 2 भेद, स्वर और व्यंजन। इसके बाद स्वर में भी 2 भेद हैं। कौन से? मूल स्वर कौन कौन से हैं हमारे? आ, बड़ा, ई ऊ ए ओ। ठीक है, ये हमारे हो गए मूल स्वर। और संयुक्त स्वर ए और औ, ये हो गए। ठीक है, जो मूल स्वर होते हैं, मूल स्वर के भी 2 भेद हैं। कौन कौन से? ह्रस्व और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर कौन से हैं? जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। यानी कि जिनको बोलते समय सबसे कम समय लगता है, वो हमारे ह्रस्व स्वर हैं। जैसे आ ऊ और रिर, ये हमारे ह्रस्व स्वर हो गए। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना ह्रस्व स्वर। इसके बाद दीर्घ स्वर कौन से? हमारे बे स्वर जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है वो हमारे दीर्घ स्वर हो गए। यानी बचे हुए जितने स्वर हैं वो हमारे क्या हो गए? दीर्घ स्वर हो गए। आ, ई ऊ ए ओ और औ। ठीक है, ये हमारे दीर्घ स्वर हो गए। दीर्घ स्वर कैसे बने हैं? वो जो हमारे ह्रस्व स्वर हैं उन्हीं से मिलके बने हैं हमारे दीर्घ स्वर। ठीक है, इसीलिए हम उनको ह्रस्व स्वर बोलते हैं। जैसे बड़ा आ है जो है, यानी कि आ छोटा आ से मिलके बना है। बड़ी ई छोटी ई से मिलकर बनी है। ऊ छोटे ऊ और ऊ से मिलकर बना है। ए आ और ई से मिलकर बना है। आ और ए से मिलकर बना है। ओ आ और ऊ से मिलकर बना है। आओ आ और ओ से मिलकर बना है। ठीक है, ये हमारे हो गए दीर्घ स्वर। जो अंग और आ है वो अयोगवाह कहलाते हैं। वर्णमाला में इनके स्थान स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले होता है। अंग को अनुस्वार और आ को विसर्ग कहा जाता है। ठीक है, जो अंग और आ है वो हमारे हो गए अवोगा कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अनुनासिक, निरुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग क्या होते हैं। ठीक है, अनुनासिक जैसे हमारे जो कौन से अनुनासिक हैं, निरुनासिक और अनुस्वार और विसर्ग क्या है। तो अनुनासिक क्या होते हैं? अनुनासिक जैसे जो चंद्र की मात्रा होती है वो होती है अनुनासिक। ऐसे स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है। जैसे चंद्र की बिंदी जहाँ पे जैसे गाँव, तो थोड़ा सा मुंह से बोलते हैं, थोड़ा सा नाक से, तब हम गाँव बोल पाएंगे। ठीक है, दांत, यानी कि नाक और दांत मुंह से हमको बोलना होता है। अनुस्वार क्या आता है? जो हमारी ऊपर बिंदी आती है, स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है। अंगूर। ठीक है, आ हमारा स्वर हो गया, लेकिन जो अंक की बिंदी है उसकी हम ध्वनि कहाँ से निकालेंगे? नाक से। यानी कि अंगूर को नाक से बोलेंगे अंगूर, आ को नाक से अंगूर। आ तो हम मुंह से बोल सकते हैं, लेकिन अगर बिंदी लगी है तो उसको नाक से बोलेंगे अंगूर। ठीक, निर्नुनासिक, निर्नुनासिक केवल मुंह से बोले जाने वाला सस्वर वर्णों को निर्नुनासिक कहते हैं। जैसे इधर उधर जो हमारे नॉर्मल वर्ड है, साधारण वर्ड है, उनको हम निर्नुनासिक बोलते हैं। यानी कि नाक से नहीं बोलना। नासिक मतलब नाक से नहीं बोलना, नाक के बिना। विसर्ग, अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर के बाद आता है। ये व्यंजन है, इसका उच्चारण हाँ की तरह होता है, जैसे मनोकामना। ठीक है, पयपहान, अतः, स्वतः, यानी कि उसका जो उच्चारण होता है वो हा की तरह होता है। ठीक, ये हमारे हो गए जो मात्राएं हैं हिंदी में यूज होने वाली वो। इसके बाद देखते हैं हम, हमारा टॉपिक है अगला व्यंजन। व्यंजन क्या है? जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती वो हमारे होते हैं व्यंजन।
जैसे स्वर होते हैं उनको उनमें खुद की अपनी आवाज़ होती है, अपनी साउंड होती है। उनको बोलने के लिए कोई और साउंड नहीं चाहिए, उनकी खुद की आवाज़ है। लेकिन व्यंजन क्या है, व्यंजन को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे हम बोलते हैं का का, तो बाद में आ की मात्रा, आ की साउंड आती है। खा, गा, ठीक है। इन सब में क्या होती है, प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ की ध्वनि छुपी रहती है। तो यानी कि इनको बोलने के लिए हमें क्या ज़रूरी है, स्वर। हाँ, स्वर जरूरी है। यानी तो व्यंजन क्या, जिनको बोलने के लिए हमें स्वर की आवश्यकता होती है, वो हमारे होते हैं व्यंजन। आ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। कोई भी वर्ड होता है उसका अगर डिवाइजन करें तो वो इस तरह से बनता है हमारा, ये है। यानी कि जैसे खा लिखना है तो खा, नीचे हलंत और आ, इससे मिलकर हमारा बनता है पूरा एक वर्ड। व्यंजनों की संख्या 33 है। मुख्य रूप से जो हमारे व्यंजन हैं वो कितने हैं, 33 हैं, ठीक है। एग्ज़ाम में अगर 33 नहीं है, ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन चूज करेंगे। लेकिन अगर 33 है तो हम 33 को ही चूज करेंगे, या 41 42 जो भी है वो चूज कर देंगे। अगर 33 है तो 33 को चूज करेंगे, क्योंकि जो आयोग मानता है, जो मुख्य रूप से वर्णों की संख्या वो 33 ही मानता है, ठीक है। व्यंजनों की संख्या, सॉरी। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ठीक है। देखते हैं ये क्या होते हैं। स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भाग जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दांत व होंठ का स्पर्श करती हैं तो उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे जो हमारी जीभ है, जिनके उच्चारण कर वे व्यंजन जिनके उच्चारण करते समय हमारी जीभ मुंह के किसी अन्य भाग को स्पर्श करे तो वो क्या होते हैं, हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। ये कितने होते हैं हमारे, 25 व्यंजन हैं। तो इसमें भी अलग अलग डिवाइड हैं, ठीक है। जैसे का वर्ग होता है वो हमारा कंठ का, यानी कि जो तालु, जहाँ से जो हमारा इसको बोलते हैं मुंह के जीभ, जहाँ पे मतलब जो तालु के पीछे ऊपर भाग होता है ना, जहाँ पे हमारा मोड़ होती है, ठीक है, वो हमारा कंठ कहलाता है। चा, तालु, चा, यानी कि जो तालु है हमारा उसको हमारी जीभ स्पर्श करेगी, तो चा का वर्ग को हम कंठ स्पर्श, कंठ वर्ग कहते हैं, कंठ, ठीक है। चा को तालु, टा को मूर्धा, ये याद रखना है आपको, ठीक है। ता को दांतों का स्पर्श होता है तो दंत कहते हैं, पा को होठों का होष्ठ, ठीक है। यानी का वर्ग जैसे का, खा, गा, घा, णा, ठीक है। चा में हमारी जीभ जो होगी तालु को स्पर्श करेगी। टा में मूर्धा को, टा, ठा, यानी कि जो पीछे का भाग है उसको ऊपर टच करेगी। ता में दांतों को, ता, था, दा, यानी कि जो जीभ है हमारी दांतों को स्पर्श करेगी। पा में होंठ स्पर्श करते हैं, ठीक है, पा। ये हमारा हो गया स्पर्श व्यंजन। इसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन का होता है, अंतः का अर्थ होता है भीतर, यानी कि उच्चारण के समय व्यंजन मुंह के भीतर ही रहे, वो हमारे होते हैं अंतस्थ व्यंजन। यानी कि वे व्यंजन जिनका उच्चारण, ठीक है, हमारे मुंह के भीतर ही रहे। जैसे 4 होते हैं, या, रा, ला, वा, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। हमारे अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, 4, या, रा, ला, वा, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा ऊष्म व्यंजन, ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण के समय विभिन्न भागों से टकराए और श्वास में गर्मी पैदा करें। यानी कि हवा मुंह के विभिन्न भागों में टकराए और गर्मी पैदा करे, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं, ठीक है। ये हमारे कितने हैं, 4 हैं। ये भी इनको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, सा, हा, ठीक है, 4 हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊष्म व्यंजन ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। उच्चारण के स्थान पे के आधार पर, यानी कि उच्चारण का उच्चारण होता है, कहाँ से उनका उच्चारण होता है, उसके आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण है। तो वो देखते हैं हम, वो क्या है। पहला हमारा कंठ है, जो हमारा का वर्ग है वो कंठ में आता है, गले से आवाज़ निकले, का, खा, गा, णा। तालव्य, जो तालु से, यानी कि ऊपर जो तालु होता है जीभ उसमें टच करे
तो उसमें चा वर्ग आता है और या और सा आता है अलग से, चा छा झा जा वहाँ, ठीक है। मूर्धन्य, ठीक है, जो तालु होता है उसका पीछे वाला भाग, टा वर्ग आता है, ठीक है। इसके बाद सा आता है इसमें, ये हमारा हो गया मूर्धन्य। दंत्य, ता वर्ग, वर्तस्य, सा जा रा ला या, ठीक, रा ला। ओष्ठ, पा फा भा भा मा। दंतोष्ठ, वा और फा, और स्वर यंत्र से हा, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि कौन सी वर्ड की साउंड कहाँ से आती है। ये एग्जाम में भी कभी पूछ लेता है, जैसे चार एग्जाम्पल दे देगा, टा, चा, ता, सा, इनमें से कौन से कंठ है, ठीक है। तो क्या है, का हमारा कंठ हो गया। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद आता है श्वास के आधार पर, ठीक है, वर्णभेद। श्वास के आधार पर वर्णभेद। उच्चारण में वायु परीक्ष की दृष्टि से व्यंजनों का दो भेद हैं। जो हमारी श्वास होती है, यानी कितनी सांस बाहर निकलती है उसके आधार पर, सांस होती है उसके आधार पर भेद। तो उसमें दो है, एक अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण, अल्प मतलब कम, प्राण मतलब जो सांस होती है हमारी हवा, वो, यानी कि जिनके उच्चारण में अल्प मात्रा में श्वास अल्प मात्रा में निकले, ठीक है। जैसे हाकार जैसी, यानी तेज़ी से ध्वनि नहीं होती है, आराम से ध्वनि, हल्की मात्रा में सांस निकले, तो वो होता है हमारा अल्प प्राण। इसमें आपको याद क्या रखना है, जो वर्ग होते हैं ना हमारे, कितने वर्ग हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, ठीक है। इस तरह से जो वर्ग हैं उनमें वर्ग को का प्रत्येक वर्ग के पहला, तीसरा और पांचवा शब्द जो होगा, यानी कि वर्ण जो होगा, वो हमारा होगा अल्प प्राण वर्ण, ठीक है। जैसे का में कौन सा था, का, खा, गा, अणा, ठीक है। तो का पहला हो गया, इसके बाद तीसरा गा हो गया और अणा पांचवा हो गया, ठीक है। तो ये हमारे हो गए अल्प प्राण, ठीक। इसी तरह चा में हो गया, इसी तरह टा में हो गया, ता में हो गया, पा में हो गया, ठीक है। इसके बाद याद रखना है आपको, जो इम्पॉर्टेंट है वो है अंतस्थ। जितने अंतस्थ जो शब्द हैं, अंतस्थ जो व्यंजन है, यानी कि या, रा, ला, हुआ, ये भी अल्प प्राण ही हैं, ठीक। इसके बाद आता है महाप्राण। महाप्राण मतलब जिसमें उच्चारण में सांस जो है अधिक मात्रा में निकले, उन्हें महाप्राण कहते हैं। जो अल्प प्राण कौन से थे, पहला, तीसरा और पांचवा, बचा हुआ कौन सा है, दूसरा और चौथा, यानी प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो होगा तो वो होगा। और समस्त ऊष्म वर्ण, यानी ऊष्म वर्ण कौन से, चारों जो हमारे, सा, हा, ठीक है, ये हमारे चारों। और पहला और चौथा वर्ण जो होगा वो हमारा क्या होगा, महाप्राण होगा। जैसे खा, गा हो गया, छा और झा हो गया, टा, ठा हो गया, ठा और दा हो गया, था और धा हो गया, फा और भा हो गया, ये हमारे हैं महाप्राण। एक याद रखना, दूसरा ऑलरेडी अपने आप याद हो जाएगा, चाहे महाप्राण याद कर लो, यानी कि दूसरा और चौथा और श्वास, ये ऊष्म वर्ण, दूसरा चौथा ऊष्म वर्ण हमारे क्या हो गए, महाप्राण हो गए। तो बचे हुए क्या हो गए, हमारे अल्प प्राण हो गए, ठीक है। इसके बाद संयुक्त व्यंजन है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बहुत पूछा जाता है इनके बारे में। संयुक्त व्यंजन, ठीक है। कुछ जो व्यंजन हैं वो हमारे दो व्यंजनों से मिलके बने हैं, वो हमारे क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। जैसे छा हो गया, छा जो बना है का और सा से मिलकर बना है, त्रा हो गया ता और रा से मिलकर बना है, ग्या हो गया जा और रा से मिलकर बना है, सिरा हो गया सा और रा से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ रहा है, बहुत पूछा जाता है इनके बारे में, ठीक है, ठीक, इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा रट लो इनको बिल्कुल। संयुक्त यानी कि छा का और सा से, त्रा और ता और रा से, ग्या जा और आ से, और सिरा सा और रा से, ठीक है। इसके बाद एक तरह का है हमारा द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन जब एक व्यंजन अपने समरूप व्यंजन से मेल होता है तो उसको द्वित्व व्यंजन कहते हैं, ठीक है। जिसे जो हम कहते हैं ना आधा शब्द बोलते हैं उसको, तो वही हमारा क्या हो जाता है, आधा शब्द खुद से मिले, आधा शब्द किसी मतलब किसी दूसरे व्यंजन से मिलेगा तो वो होता है संयुक्ताक्षर। यानी कि जब एक स्वर रहित व्यंजन अन्य व्यंजन से मिलता है, यानी कि स्वर रहित व्यंजन, यानी कि आधा व्यंजन, ठीक है, किसी अन्य व्यंजन से मिलता है तो वो हमारा होता है संयुक्ताक्षर। अब द्वित्व जो मतलब खुद से, उसी व्यंजन से, का है आधा का और का, यानी कि स्वर रहित व्यंजन उसी व्यंजन से मिले,
जैसे से पक्का है तो पा अदका का में मात्रा, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया पक्का, यानी का और का। चा मा चम्मच, पत्ता ताम, इसमें ता मिल गया। इस संयुक्त में क्या है, जैसे संयुक्त ही है तो उसमें क्या है आधा का और ता, तो ये बन गया हमारा ए बार। तो ये संयुक्त अक्षर होता है, ये द्वितीय व्यंजन होता है, ठीक है। वर्णों की मात्राएं कौन सी हैं? मात्राएं तो आपको पता ही हैं। बड़ा आ की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, ऊ की मात्रा, ठीक है। ये हमारी मात्राएं हैं। 10 मात्राएं हैं टोटल। ऊ भी है, छोटा ऊ, बड़ी, ये सब टोटल मात्राएं हमारी कितनी है 10। इसके बाद घोष और अघोष देखते हैं। ये भी हमारा एग्जाम में पूछा जाता है, घोष अघोष क्या होता है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर्ण तंत्रियों में कंपन हो वो घोष होते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे जिन व्यंजनों को हम बोलते हैं तो हमारी जो स्वर तंत्रियाँ यानी कि जहाँ से हम बोलते हैं, यानी जो हमारा मुंह का भाग है गले का, उसमें कंपन होता है तो वो हमारे घोष हो जाते हैं। इसमें कौन कौन से होते हैं? तृतीय, यानी प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम, और अंतस्थ और हा, इतना। कौन कौन सा वर्ण? तृतीय वर्ग, तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण और पंचम, ये 3 हो गए। इसके बाद अंतस्थ जितने हैं, अंतस्थ के बाद एक हा, ये जो हमारे हैं वो घोष में आते हैं। अघोष में यानी कि अघोष बचे हुए जो कौन कौन सा बचा? प्रथम और द्वितीय और तीनों सा, ठीक है। ऊष्म में केवल हा इधर आ गया, इसके बाद बचे हुए ऊष्म तीनों किधर हैं? इसमें है। तो हा यानी कि जब इधर आ गया तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया, ठीक है। यानी कि जो हा है वो हमारा घोष में आएगा, यानी हा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो गया क्योंकि ऊष्म तीनों व्यंजन अघोष में हैं, बाकी हा केवल है घोष में है। ये कौन कौन से हैं? जैसे अघोष में कौन कौन सा? प्रथम द्वितीय, तो प्रथम द्वितीय का वर्ग में प्रथम द्वितीय कौन सा हो गया? का, खा, चा, छा, टा, ठा, ये हमारे का, चा, टा वर्ग में इस तरह से हो गया। तीनों हमारे ऊष्म व्यंजन हा को छोड़ के। बाकी इनमें एक याद कर लो, अघोष याद कर लो केवल, तो घोष हमें अपने ऑलरेडी याद रहेगा क्या है? प्रथम द्वितीय और इसके बाद तीनों ऊष्म व्यंजन, ठीक है। हा को छोड़ के 4 होते हैं तो हा को छोड़ के हमारे ऊष्म व्यंजन, ये हमारे हो गए अघोष। अघोष बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद एक हलंत होती है, जिसको मात्रा कहते हैं हलंत, हल, ठीक है। व्यंजनों के नीचे जब एक तिरछी रेखा लगाई जाए तो उसे हम हल कहते हैं। हल का अर्थ होता है व्यंजन के स्वर वर्ग को बिल्कुल अभाव, यानी कि व्यंजन आधा है, जिसको हम आधा व्यंजन बोलते हैं ना, तो वही हमारा हो जाता है। यानी कि जैसे हम इनस्क्रिप्ट टाइपिंग करते हैं कंप्यूटर पे या हिंदी मोबाइल पे टाइपिंग करते हैं, तो अगर हमें कच्चा लिखना है तो हम पहले का लिखेंगे, ठीक। इसके बाद चा के नीचे हलंत लगाएंगे, हलंत का मतलब आधा चा हो गया, ठीक। तो चा दबाएंगे और इसके बाद चा लिखेंगे, तो इस तरह से हमारा कच्चा लिखा जाता है। तो इसका चा का मतलब क्या हो जाएगा? आधा चा, तो हमारा ये क्या हो जाएगा? कच्चा। तो जो हलंत होती है वो आधा व्यंजन होता है, यानी कि स्वर के बिना जो व्यंजन होता है वो हमारा हलंत व्यंजन होता है, ठीक है। ये आज का हमारा वर्ण का टॉपिक था। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे और हमारे वीडियो आएंगे वो मिलते रहेंगे आपको, ठीक है। वो बाकी ये जो नोट्स हैं वो मैंने आपको मेरी यहाँ वेबसाइट विजिट करेंगे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। कौन सी वेबसाइट है हमारी? rozgarbook.in, ठीक है। उसमें आप जाएंगे कैटेगरी में आपको मिलेगा हिंदी व्याकरण, ठीक है। हिंदी व्याकरण को आप चूज करेंगे तो उसी में ये सब टॉपिक पोस्ट किए हुए हैं, आप वहाँ से इसके नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अभ्यास के लिए आपको वहाँ पे प्रश्न भी दिए गए होंगे, ठीक है। जैसे हिंदी वर्णमाला प्रश्नोत्तर, यहाँ पे आपको प्रश्नोत्तर भी मिल जाएंगे। अभी हमारा नेट ऑफ है, ऑन करता हूँ मैं, ठीक है। जो भी मैंने पढ़ाया है उसके प्रश्नोत्तर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? सा, ये किसका आंसर कौन सा? का सही हो गया, ठीक है। ऐसे ही ये हमारे प्रश्नोत्तर हैं। ये जो प्रश्न है सभी एग्जाम ज़रूर आप मतलब पहले हमारे वीडियो को देखें, इसके बाद वेबसाइट को विजिट करके इन प्रश्नों का अभ्यास ज़रूर करें, ठीक है। थैंक यू।